अभी वो सोने के लिए लेटी ही थी, बस हल्की सी झपकी ही लगी थी कि तभी उसका फोन जोर से बजने लगा। अचानक से उसकी नींद खराब हुई तो वो थोड़ा सा नाराज हुई और झुलझुलाते हुए उसने फोन उठाया। उसकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो गई और उसने हेलो कहा तो उधर से नर्स ने उसे बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है और इस वक्त और कोई डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से उसे ही वहां आना पड़ेगा। इमरजेंसी का नाम सुनकर उसने खुद को थोड़ा सा शांत किया और तुरंत ही तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो वहां पहुंची तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ था। वहां पर एक औरत बुरी तरह से रो रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि जो भी मरीज है यह उसकी माँ है। उस मरीज के पापा भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोग बेचारे बहुत ही गरीब लग रहे थे, शायद वह किसी गांव से आए हुए थे। रात काफी हो चुकी थी। उसकी माँ की साड़ी में कई जगह पर खून लगा हुआ था। उन्होंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वह तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरी बच्ची को आप कुछ मत होने दीजिएगा। उसने उन्हें सांत्वना दी और तुरंत ही ओटी की तरफ दौड़कर गई। अंदर पहुंचकर उसने जब सामने नजर डाली तो सामने एक तकरीबन 20 साल की लड़की स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने अपने हाथ की नसें कई जगह से काट डाली थीं, जिससे उसका काफ़ी खून बह गया था। उसने तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। अगली सुबह उस लड़की को जब होश आया तो वो उससे मिलने के लिए गई। लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ही गुस्से की वजह से खुद को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए उसने सोचा कि वो उससे जाकर बात करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने का केस था। तो वो थोड़ा सा यह सोचकर परेशान थी कि आखिर 20 साल की लड़की को ऐसी भी खुद से क्या नाराज़गी हो गई कि उसने अपना यह हाल कर लिया और वह जिंदगी से मोह ही छोड़ बैठी है। वो जब उससे मिलने के लिए अंदर वार्ड में गई तो उसकी माँ पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी माँ अभी भी थोड़ा थोड़ा रो रही थी और उसके सर को सहला रही थी। उसने अंदर जाकर सबसे पहले उसकी हालत पूछी। उसने बस एक टक उसकी तरफ देखा लेकिन मुंह से कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने तुरंत ही उसे धन्यवाद कहा और उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि अब तो यह काफ़ी ठीक लग रही है। वह एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करने लगी। अगर वो समय पे ना आती तो उनकी बच्ची की जान कभी भी नहीं बच पाती। उसने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज ही है। डॉक्टर का काम ही है लोगों की जिंदगियों को बचाना। उस लड़की के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वह चुपचाप लेटी हुई एकटक ऊपर चल रहे पंखे को देख रही थी। इसीलिए उस समय उससे कुछ भी पूछना उसने मुनासिब नहीं समझा और वापस बाहर चली आई। धीरे धीरे 1-2 दिन यूं ही गुजरे। उसकी हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, पर उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर जब 2 दिन के बाद वो उसका चेकअप करने के लिए गई तो उसकी हालत देखने के बाद उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बड़े ही बेरुखी के भाव से उससे कहा, रुचि। उसके बाद उसने फिर से अपनी नज़रें उसकी तरफ से घुमा ली। उसने फिर से उससे कहा कि रुचि, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो, फिर तुमने खुद के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। उसकी इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। वह समझ गई कि उनकी बेटी इस तरह का व्यवहार करके उसके साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। इसीलिए बात को संभालते हुए वह तुरंत ही बोली कि यह थोड़ा सा परेशान रहती है, बस इसीलिए इसने गलती से ऐसा कर लिया। उसकी माँ का इतना कहना ही था कि तभी वह लड़की चिढ़ते हुए तेज आवाज़ में बोली, इस बार तो आप लोगों ने मुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार आप नहीं बचा पाएंगे। अगली बार मैं हर हाल में खुद को ख़त्म कर लूँगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर ना सिर्फ वो बल्कि उसकी माँ दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। उसने उससे कहा कि तुम यह कैसी बातें कर रही हो। तुम जानती हो कि जीवन कितना अनमोल होता है, लेकिन तुम्हें इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है। क्या तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में सोचा। जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारे घर वालों का रो रो कर कितना बुरा हाल है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है। तो
वह लड़की रोते हुए कहने लगी कि हाँ, अगर मैं आपको स्वार्थी लगती हूँ तो मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन अब मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी। उसने उससे कहा कि क्यों, आखिर क्या बात है? तो उसकी माँ बीच में बोलते हुए बोली, वह बस अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान है। उनकी यह बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गई कि पढ़ाई को लेकर आखिर कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है कि वह इस तरह की हरकतें करे और फिर उसे दोबारा दोहराने की बात भी करे। इस पर रुचि ने दोबारा से अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा कि आप इस बात को छुपा क्यों रही हैं? आप लोगों की इसी सोच की वजह से मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही कोई गुनाह किया है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। इधर उसकी माँ भी रोने लगी और वह चुप हो गई। उसे तो पूरा मामला समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह एक बार फिर से बोली कि मुझे अब नहीं जीना, मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। उसने रुचि को शांत कराया। उसने उससे कहा कि देखो, तुम अभी ऐसा कुछ भी मत सोचो। उसकी माँ बहुत रो रही थी, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से उठाकर बाहर ले आई और उन्हें गले लगाकर तसल्ली देने लगी। उसने कहा कि आखिर बात क्या है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? उसके बाद रुचि की माँ ने उसे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि दरअसल गांव में जो सूबेदार लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने रुचि के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से वह सदमे में है। हर कोई उसे ही गुनहगार समझ रहा है। वह उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन हम लोग गरीब हैं और गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। बस वही हमारे साथ भी हुआ, जिसे रुचि बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद के साथ यह सब कर बैठी। और उसे अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसीलिए वह खुद को खत्म कर लेना चाहती है, लेकिन वो अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। इतना कहते ही वह फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। उसने उनसे कहा कि आप शांत हो जाइए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस बारे में खुद रुचि से बात करूंगी। उन्हें उसकी बात से थोड़ी तसल्ली मिली और हिम्मत भी। उसने उनसे कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी पुलिस को इस सब के बारे में जानकारी देती हूँ। इस पर रुचि की माँ ने उसे रोक कर कहा, डॉक्टरनी साहिबा, इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बहुत कोशिशें करके देख चुके हैं, जिसका नतीजा यह मिला है कि खुद पुलिस वालों ने हमें ही झूठा साबित कर दिया है और हमें ही धमकी दी है कि अब हमने अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो लोग उल्टा हमें ही फंसा देंगे। उनकी यह बात सुनकर वो बहुत निराश हुई। फिर उन्हें वो बाहर छोड़कर एक बार फिर से रुचि के पास पहुंच गई। अब वो दोबारा रुचि के पास गई तो उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था और वह एक बार फिर से एकटक पंखे की तरफ देखे जा रही थी। वो आराम से उसके पास बैठी और धीरे से जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। इससे वह थोड़ा सा सहम गई और हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से मुस्कुराकर उससे कहा, रुचि, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने मन का पूरा दर्द बयां करो, क्योंकि यह दर्द जब तक तुम्हारे सीने में दबा रहेगा इसी तरह से तेजाब बनता जाएगा और तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ कि आखिर पूरी बात क्या है। रुचि ने उससे कहा कि क्या करेंगी आप मेरा दर्द जानकर? क्या आप मेरी तकलीफ को दूर कर सकती हैं? मेरी तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस समाज में सभी ऐसे ही हैं। सबने एक नजरिया बना लिया है कि हर कोई बस लड़कियों को ही गलत समझता है और गरीब इंसान को तो इंसाफ मिलता ही नहीं, क्योंकि इंसाफ तो चंद पैसों में बिक चुका है। इसीलिए जिसके पास पैसा है उन्हीं के पास पावर है और वह जिसके साथ जो करना चाहें आराम से कर सकते हैं, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसने रुचि से कहा, ठीक है, तो अगर तुम मुझे अपने मन की तकलीफ नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मन में जो दबी हुई तकलीफ है वह तो तुम सुन सकती हो ना। उसकी इस बात पर रुचि ने हैरानी और उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, जिससे वो समझ गई कि वह उसकी बात सुनने को तैयार है। उसके बाद उसने उससे कहा कि यह बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपना मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकली। जिस कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा था वहां टैक्सी से जाने के बाद भी कुछ दूर पैदल का रास्ता था, तो टैक्सी से उतरकर मैं उस रास्ते पर चलने लगी। उस दिन मैं घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गई थी, जिस वजह से लगभग काफ़ी बच्चे सेंटर पर पहुंच चुके थे और जब मैं उस रास्ते
पर जा रही थी तो बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी कि कुछ ही दूर पर मुझे एक गाड़ी के पास 2000 का नोट अचानक से पड़ा हुआ दिखाई दिया। नोट को देखकर मैंने तुरंत ही यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने उस नोट को उठाया और मैं उसे पलट कर देखने लगी और फिर से सोचने लगी कि ना जाने यह रुपए किसके यहाँ पर गिर गए। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी पास खड़ी उस गाड़ी का दरवाजा अचानक से खुला और किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। उस एक पल में मेरी दुनिया बदल गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि यह मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। मैं इस तरह की किसी भी चीज के लिए जरा सा भी तैयार नहीं थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल वह नोट किसी का गिरा नहीं था बल्कि उसे जानबूझकर गिराया गया था ताकि उसे देखकर मैं या मेरी जैसी कोई भी लड़की वहां पर रुके और वो लोग उसे अपनी इच्छा पूर्ति का शिकार बना सकें। उन्होंने मेरा मुंह कसकर पकड़ा हुआ था। मैं काफी देर छटपटाती रही और उनसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जब मैं नाकामयाब हुई तो थोड़ा सा शांत होने के बाद मैंने ध्यान से देखा तो उस गाड़ी में तकरीबन 4 लोग थे, जिनमें से एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि गाड़ी चला रहा था, दूसरा व्यक्ति भी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए आदमी से कुछ 1 साल कम उम्र का व्यक्ति था जो कि उसी के बगल में आगे बैठा हुआ था और मेरे आसपास 2 लड़के बैठे हुए थे, जिनमें से एक तो मुझे नाबालिग लग रहा था लेकिन दूसरा तकरीबन 25 से 27 साल के आसपास का होगा। उन लोगों ने मुझे अंदर बिठाते ही तुरंत ही गाड़ी आगे दौड़ा दी। जब मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी तो आगे बैठे हुए आदमी ने मेरी तरफ गन को पॉइंट करके मुझे डराया कि अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो वह मुझे यहीं पर गोली मार देंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने मुझे क्यों उठा लिया और वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे छोड़ दो, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा आज एग्जाम है, मेरे लिए यह एग्जाम बहुत ज़रूरी है। दरअसल मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, जिसके लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। यह एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से मेरे पापा डॉक्टर की पढ़ाई करवा पाएं। इसीलिए मेरे पास डॉक्टर बनने का सिर्फ एक यही रास्ता था कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके मैं अपने सपने की तरफ आगे बढ़ सकूं। लेकिन मेरे साथ अचानक से यह सब हो गया, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उनके आगे बहुत देर गिड़गिड़ाती रही लेकिन उन लोगों को मेरे ऊपर जरा सी भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि मैं जितना रो रही थी ऐसा लग रहा था कि उससे उन्हें उतना ही मजा आ रहा है, क्योंकि मैं जितनी बार उनसे रो रो कर गुहार लगाती उतना ही वह लोग ठहाका मार मार कर हंस रहे थे। उस वक्त वह मेरी बेबसी पर मजा उड़ा रहे थे। मैं काफ़ी देर उन्हें समझाती रही कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, आखिर आपको मेरे पास से मिलेगा ही क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वह सिर्फ हंसने के कुछ भी नहीं कर रहे थे। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वह लोग किसी सुनसान रास्ते पर उस गाड़ी को लेकर जा रहे थे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि आखिर इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तभी मेरे बगल में बैठा हुआ नाबालिग लड़का कहने लगा कि आज तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी होगी। कब से मैं अपनी इस इच्छा को लिए घूम रहा था, लेकिन तुम लोगों में से कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा था, पर आज तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। इस पर आगे बैठे अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि चल अब तो खुश है ना, तो अब इस खुशी को मना और जी भर के अपनी इच्छा को पूरी करना। मैं उन लोगों की चुपचाप बैठकर बातें सुन रही थी। मेरी खामोशी को देखकर मेरे बगल में बैठे हुए उस लड़के को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उससे डर क्यों नहीं रही हूँ, तो वह कहने लगा, क्या हुआ, चीखती चिल्लाती क्यों नहीं, क्या तुझे अब अपने आप को नहीं बचाना है। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा और कहने लगा कि मुझसे डर कर रहना। मुझे अगर आंखें दिखाने की कोशिश की तो अभी के अभी यहाँ गाड़ी में ही तेरी हालत खराब करके रख दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र कितनी कम है और मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत
हरकत कर रहे हो। इस पर वह फिर से ठहाका मारकर हंसने लगा और ऐसी ऐसी वाहियात बातें कहने लगा जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उन बातों को सुनकर मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा लग रहा था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक बार फिर से उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि वह लोग मुझे छोड़ दें, मेरे साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे मेरी जिंदगी खराब हो। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि आज अगर मैंने मेडिकल का एग्जाम नहीं दिया तो फिर मुझे पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए अंकल जो गाड़ी चला रहे थे वह मुझे काफ़ी उम्र के लग रहे थे। मैंने सोचा कि कम से कम मैं इन्हें तो समझाऊं। मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि अंकल, आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, आपको मेरे साथ यह सब करते हुए आपकी आत्मा कैसे गवाही देगी। लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उनकी आंखों में भी मुझे आंसू दिखाई दिए। मुझे कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आया। अगर यह इतना ही आत्मग्लानि से भरे हुए हैं तो आखिर इन सब चीज़ों में इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं कि तभी उनके बगल में बैठा आदमी जोर से हंसा और कहने लगा, यह बुढ़ा क्या कर लेगा, यह तुझे नहीं बचा सकता क्योंकि यह तो खुद को ही नहीं बचा पाया। उनकी इस बात से मैं हैरान रह गई। फिर उन लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद उन अंकल को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। दरअसल उन्होंने बंदूक की नोक पर उनकी गाड़ी पर कब्जा जमा लिया और जहां मन हो रहा है वहीं पर उनकी गाड़ी को उनसे चलवा रहे हैं। इस वक्त वह भी मजबूर थे। जैसे कि मैं थक हार कर मैं चुपचाप बैठ गई। अब उनके आगे हाथ पैर जोड़ने का या उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह मेरी बात मानने वाले नहीं थे। इसीलिए मैंने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू किया कि आखिर इन लोगों से बचकर मैं कैसे यहाँ से निकल सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी पर जो शीशा था उस पर भी उन लोगों ने पर्दे लगा रखे थे जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं पा रहा था और वह किसी ऐसी जगह पर गाड़ी रोक ही नहीं रहे थे कि मैं चिल्लाकर किसी को बुला सकूं। गाड़ी के शीशे भी उन्होंने पूरी तरह से बंद कर रखे थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से एक ऐसे रास्ते की तरफ चली जा रही थी जो बिल्कुल सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं जिससे मैं इन सब से बचकर निकल सकूं। मैंने आज तक ऐसी कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी जिसमें यह सिखाया गया हो कि अगर कोई लड़की कभी अकेली किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो कैसे ऐसे लोगों का मुकाबला करे या उनके साथ बराबर के दो दो हाथ करे, क्योंकि अगर मैं उनसे हाथापाई करती भी तो मुझ में फिलहाल इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन्हें चारों खाने चित कर देती। उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि लड़कियों का शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ऐसी स्किल आनी चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन बनने पर वह कम से कम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लड़ तो सकें। कुछ दूर पहुंचने के बाद हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जो चारों तरफ से खेतों से घिरी हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी फसलें खड़ी थीं और वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने वहां गाड़ी रोकी और फिर मुझे उतारने की कोशिश करने लगे, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई कि अब शायद मेरा अंत नज़दीक है। जिस डर की वजह से मैंने वह किया जो एक छोटा बच्चा अपने बिस्तर पर बेफिक्री से कर देता है। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई थी कि जिसे मैं बता नहीं सकती। मेरी ऐसी स्थिति पर वह लोग हंस रहे थे। उन्हें मेरे डर को देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उनके आगे मेरी एक ना चली। उन्होंने थोड़ी ही देर में मुझे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मैं एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी पर वह सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। मेरे इतना ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर उनमें से एक ने मेरे गाल पर इतनी जोर का तमाचा मारा कि कुछ देर के लिए मुझे कुछ भी होश ना रहा
और मैं चकरा कर वहीं गाड़ी के पास ही गिर गई। अब मुझे सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा और वह लोग इधर उधर देखकर अपनी हरकत को अंजाम देने के लिए सही जगह की खोजबीन करने लगे। मुझे भले ही धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ तौर पर मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरा दिमाग अभी भी इसी सोच में लगा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि यहाँ से इनसे बचकर निकल सकूं। तभी वह ड्राइवर अंकल भी उन लोगों से कहने लगे कि वह लोग उन्हें और मुझे दोनों को छोड़ दें, कम से कम कुछ तो इंसानियत दिखाएं। लेकिन वह लोग उन्हें भी डराने लगे कि अगर उन्होंने अब एक शब्द भी बोला तो वह उन्हें ख़त्म कर देंगे, जिस डर की वजह से वह एक बार फिर से शांत हो गए। इधर मैं चुपचाप जमीन पर पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे साफ दिखाई देने लगा, लेकिन मैंने इसी तरह से जताया कि जैसे अभी भी मैं बेसुध सी हूँ। वह लोग अपनी कुछ आदतों में मशगूल हो गए। कोई किसी से फ़ोन पर बात करने लगा, तो कोई सिगरेट पीने लगा, तो कोई इधर उधर देख रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि जब सभी लोग व्यस्त हैं तो मैं धीरे से उठकर खड़ी हुई और उनकी नज़रों से बचती हुई गाड़ी के पीछे से खेतों की तरफ भागने लगी। मैं दौड़ती ही चली जा रही थी। उन खेतों में जो फसल थी वह बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी, जिसके बीच से मैं गुजरती जा रही थी, जिससे मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग रही थी। मेरी चप्पल भी गाड़ी में ही छूट गई थी, जिसकी वजह से जब मैं बिना चप्पल के दौड़ रही थी तो ढेर सारे कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में घुस रहे थे, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे कैसे भी करके खुद को उन लोगों से बचाना था। मुझे सामने कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां मैं खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं बेतहाशा दौड़ती चली जा रही थी, पर किधर जा रही थी कुछ भी नहीं पता। अभी मैं कुछ देर दौड़ी ही की, तभी मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि वह लड़की भाग गई, उसे ढूंढो। जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और मैंने अपने कदमों की रफ्तार और भी तेज कर दी, लेकिन मेरी सांस फूलने लगी थी। मुझसे और ज़्यादा दौड़ा नहीं जा रहा था। मेरी धड़कन बुरी तरह से बढ़ चुकी थी, इसीलिए आगे कुछ दूर पहुंचकर मैं अचानक से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही वहां की गीली मिट्टी से मेरा पूरा चेहरा सराबोर हो गया। पर अब मुझे किसी के कदमों की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से आगे की तरफ भागी। मैं भागती ही जा रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद यह रास्ता आगे कहीं पर ख़त्म हो रहा है, जिससे मुझे उम्मीद सी जागी कि हो सकता है जब मैं इस खेत के उस पार पहुंचूं तो वहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे जाएं। मैं जैसे ही उस रास्ते के किनारे पर पहुंची और मेरी नज़र सामने के खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों पर पड़ी और मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश की कि तभी ऐसा हुआ कि मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही अटक गई, क्योंकि तब तक उनमें से एक मेरे पीछे आ चुका था और जिसने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया। खुद को बचाने की जो उम्मीद की किरण थी वह मेरी आंखों के सामने आकर भी ओझल हो गई थी। वह लोग मुझे वहां से ले गए और मैं निराश होकर वापस उसी जगह पर पहुंच गई जहां से मैं भागी थी। उन्होंने मुझे मेरे वहां से भागने की सजा दी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे सर में काफ़ी चोट आ गई थी। अभी तक वह लोग इस जगह को सुनसान समझ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ भी आसपास कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वह जो भी करना चाहते हैं अगर उन्होंने यहाँ पर किया तो उससे वह पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस जगह को सुरक्षित नहीं समझा और फिर वहाँ से निकलने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर से मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर किसी दूसरे रास्ते पर निकल लिए। दूसरे रास्ते पर पहुँचने के बाद वो एक गांव में जा रहे थे। वहाँ पर वह कई लोगों से कुछ चीज़ों को ले रहे थे। मैंने जब देखा कि वह कुछ गांव के लोगों को रोककर उनसे बात कर रहे हैं तो मैंने उन गांव के लोगों को अपने बारे में बताया और कहा वह लोग कुछ भी करके मुझे बचा लें। उन्हें बताने की कोशिश की कि यह लोग मेरे साथ
क्या करने वाले हैं। लेकिन वह जो भी लोग थे उन्हें तो मानो जैसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना तो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही दिखाई दे रही है। वह मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करके वापस चले गए और गाड़ी में बैठे वह राक्षस हंस रहे थे। वह कहने लगे कि तुम्हारी यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है, यह सब हमारे हिसाब से चलते हैं। इसके बाद वह मुझे और उन अंकल को एक घर में लेकर गए। वह घर बहुत ही बड़ा था। मैं उनसे एक बार फिर से कहने लगी कि वह लोग मुझे छोड़ दें। आज मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मुझे वह पेपर हर हाल में देना ही था। तो वह मुझे कहने लगे कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लड़कियों का काम है कि घर का खाना बनाओ और अपने घर के मर्दों को खुश रखो। लड़कियों का जन्म बस सिर्फ इसीलिए होता है। उनकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमारे समाज के ज़्यादातर लोगों की होती है, जो लड़की के जन्म के बाद यह नहीं सोचते कि हमें अपनी बच्ची को कैसे पढ़ाना लिखाना है, उसे किस तरह से उसके पैरों पर खड़ा करना है, बल्कि उसकी शादी के खर्चे का पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे बचपन से ही घर के काम काज सिखाने लगते हैं ताकि शादी के बाद वह वहां पहुंचकर अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में लग जाए। मुझे उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसी तरह की बातें मैं अपने घर में भी सुनती चली आ रही थी, जिससे मुझे नफरत हो चुकी थी। मैंने अब सोच लिया था कि इन लोगों को मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो लड़का नाबालिग था उसने कहा कि अब वह सबसे पहले मुझे मेरी औकात दिखाएगा। वह मुझे बार बार कह रहा था कि लड़कियों को आदमियों के सामने झुककर रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचनी भी नहीं चाहिए, और मैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए अब वह मुझे मेरी असली जगह बताएगा कि मैं किस लिए बनी हूँ। जब उसने मेरे साथ वह सब करना शुरू किया तो मैंने इसका विरोध किया, जिससे वह बुरी तरह से तिलमिलाने लगा। उसने गुस्से में आकर दूसरे आदमी से बंदूक छीन ली और मेरे सर पर तान दी और मुझसे कहने लगा कि अगर मैंने अब ज़्यादा होशियारी दिखाई तो वह अभी के अभी मेरा खेल ख़त्म कर देगा। मैंने उसको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हटा और मुझसे और ज़्यादा भड़कते हुए बोला कि हम मर्दों की बराबरी करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। और एक बार फिर से उसने मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा और कहने लगा कि अपनी नज़रें नीची करके रख, तेरी यही औकात है। वह बार बार इस तरह के शब्द दोहरा रहा था, जिससे मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैंने तभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ चिली स्प्रे ठीक उसकी दोनों आंखों में झोंक दिया। दरअसल जब वह लोग मुझे गाड़ी से नीचे उतारने वाले थे, उससे पहले ही मैंने चिली स्प्रे जो कि मेरे पर्स में पड़ा हुआ था उसे धीरे से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया था। यह चिली स्प्रे की शीशी काफ़ी छोटी थी, जो मुट्ठी में आराम से आ जाती थी। इसी वजह से उन लोगों को पता नहीं चला कि मेरे हाथ में मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। उस स्प्रे की तीखी झड़प से उसकी आंखें तिलमिला गईं। वह बुरी तरह से चिल्लाते हुए छटपटाने लगा और इतनी जोर से खिसियाया कि उसने यहाँ वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे पहले तो मैं बच के भागी और वह जो अंकल गाड़ी चला रहे थे वह भी बुरी तरह से घबरा कर एक कोने में छुप गए। उसके साथ ही उसे रोकने लगे कि वह यह क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन वह उस वक्त गुस्से में था, जिस वजह से किसी की बात नहीं सुन रहा था। तभी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और हिम्मत दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उस दिशा में घुमा दिया जिधर उसके साथी खड़े हुए थे। वह तो लगातार गोलियां चला ही रहा था। मैंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोची। कुछ देर के बाद जब उसने सारी गोलियां इधर उधर झोंक दी और वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था और उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, तब मैंने सामने देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि मैंने जो हिम्मत दिखाई थी उसका नतीजा मुझे सामने दिख रहा था। उसके ही उन बाकी के दोनों साथियों को गोली लग चुकी थी, जिससे उसके दोनों साथी वहीं के वहीं ढेर हो गए थे। उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वह पागलों की जैसे इधर उधर भाग रहा था और मुझे उल्टी सीधी बातें बक रहा था। इधर जब मैंने यह सब देखा
तभी उधर उन अंकल ने भी देखा। हम लोगों ने एक दूसरे की निगाहों में देखा और हम समझ गए कि अब हमें आगे क्या करना है। हम तुरंत ही एक साथ उस लड़के की तरफ आगे बढ़े और हमने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अंकल ने उसके हाथ से उसकी बंदूक को झटक कर नीचे गिराया और फिर मैंने अपने दुपट्टे को 2 भागों में बांटा और फिर उसके हाथ पैर दोनों को बांध दिया। वह बुरी तरह से अभी भी चिल्ला रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वह अपने साथियों को नाम ले लेकर पुकार रहा था कि वह आकर उसे बचाएं। इधर मैंने और अंकल ने कुछ पलों के लिए चैन की सांस ली। हम लोग भी बुरी तरह से थक चुके थे। फिर अंकल ने पुलिस को फ़ोन करके पूरी जानकारी दी और पुलिस को उस जगह की लोकेशन भी भेज दी। पुलिस के आने के बाद मैं और अंकल ने हमारी जो भी आप बीती थी वह सब उन लोगों को बता दी। उन्होंने जब उनकी शिनाख्त की तो पता चला कि यह लोग एक बहुत मशहूर गैंग के लोग हैं जो अब तक कई सारी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे चुके थे जिनमें उन पर बहुत बड़ा इनाम भी था। वह तीसरा लड़का अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पुलिस वालों ने उसकी आंखों को धुलवाया, तब जाकर उसे कहीं पता चला कि उसने जो गोलियां चलाई थीं वह हम में से किसी को नहीं लगी, बल्कि उससे उसके ही दोनों साथियों का अंत हो गया। पुलिस उसको पकड़कर ले गई। अंकल ने और पुलिस ने मुझे शाबाशी दी कि मैंने बहुत ही बहादुरी का काम किया था। इसके बाद इस सब के बारे में जब मेरे घर वालों को पता चला तो वह बुरी तरह से घबरा गए। मैं भी इस सब से सदमे में थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख था। साथ ही मैं अपना पेपर नहीं दे पाई, उसका भी मुझे बहुत अफसोस था। उस लड़के को सजा हो गई थी। इधर मेरे घर में मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को राजी किया था, क्योंकि मेरे परिवार के बाकी के सदस्य मेरे पापा को पहले से ही यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाना लिखाना कोई खास ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तैयार कर पाया था। पर जब मेरे साथ यह पूरा वाकया हो गया तो मेरे माँ बाप की हिम्मत टूटने लगी। उन्हें भी अपने घर वालों की बातें सही लगने लगीं, जिससे मैं अब बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं अब मेरे पापा मुझे आगे यह एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ही ना दें। और हुआ भी ऐसा। उन्होंने मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें कहा भी कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उनका कहना यह था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अगर वह सब पूरा हो जाता तो फिर मुझसे शादी कौन करता, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकली थी, इसीलिए अब मेरी शादी हो जाना ही सही है। मैंने उनसे कहा कि यह तो किसी के भी साथ हो सकता है और कभी भी, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी, गलती तो उन लोगों की थी। लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। जब मैंने देखा कि मेरा साथ देने वाला अब कोई भी नहीं है तो मैंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। मैं जिस भी चीज़ से गुजरी थी उसमें किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं मानसिक रूप से भी टूट चुकी थी। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के खातिर अब मुझे यह फैसला लेना ही था, इसीलिए मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। अब मैं सबको छोड़कर दूसरे शहर चली गई। वहाँ मैंने नौकरी करना शुरू किया, साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जारी रखी। मेरे लिए मेरा सफ़र अभी भी मुश्किलों से भरा हुआ था। मेरे माता पिता ने मेरी इस हरकत की वजह से यह ऐलान कर दिया कि अब उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं उस वक्त अकेलेपन से जूझ रही थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और जिसकी वजह से मेरा मनोबल भी गिरने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा और यह फैसला कर लिया कि मैं लोगों को यह साबित करके रहूंगी कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। इसके बाद मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना मेडिकल का एग्ज़ाम निकाल लिया और आज मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। आज मैं अपने सपने को जी रही हूँ। उस लड़के ने मुझसे कहा था कि लड़कियाँ सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हैं और अपने पतियों को खुश करने के लिए बनी हैं। मैंने उसकी सोच और
उसके जैसे कई लोगों की सोच को गलत साबित कर दिया है। औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि यह समाज उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए उन लोगों की मानसिकता के जैसे सोच के लोग जब लड़कियों को आगे बढ़ता देखते हैं तो वह उनकी इज्जत पर हमला करते हैं, ताकि वह हमें यह एहसास दिला सकें कि हम कमजोर हैं। और कई बार हम भी उनके किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलत काम वह करते हैं, जबकि गुनहगार हम खुद को मानते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि हमारे साथ इस तरह का कोई भी काम अगर कोई करता है तो इसमें ना तो हम गलत हैं और ना ही हम कमज़ोर हैं, बल्कि कमज़ोर तो ऐसा करने वाला इंसान होता है, क्योंकि जब वह हमसे हमारी काबिलियत के दम पर मुकाबला नहीं कर पाता तो इस तरह की हरकत करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए असल में कमज़ोर वह हैं, ना कि हम। उसने जब अपनी बात खत्म की तो रुचि की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने उसका हाथ कसकर थामा और कहने लगी, दीदी आप सच में बहुत हिम्मत वाली हैं। आपने जो कुछ भी झेला और उसके बावजूद भी आप टूटी नहीं, बल्कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई और जो आपका लक्ष्य था उसे पा भी लिया। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। रुचि बोली, तो क्या आपके पापा ने अभी तक आपसे बात नहीं की? उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ऐसा नहीं है। दरअसल जब मैं डॉक्टर बन गई तो मेरी पोस्टिंग कुछ महीनों बाद मेरे ही शहर में हो गई थी और एक दिन उस अस्पताल में जो मरीज आया जिसे हार्ट अटैक आया हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता ही थे। और उस दिन अपने पिता का इलाज मैंने खुद किया और उनकी जान बचाई, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि मेरे घर वालों की भी आंखें खुल गईं और उन्हें भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन लोगों ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी और एक वह दिन था और एक आज का दिन है कि मेरे परिवार वालों को मुझ पर बहुत गर्व है और वह अपने जानने वालों को मेरी मिसालें देते फिरते हैं। उसने रुचि से कहा कि इसीलिए तुम्हें भी अपने परिवार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले हमेशा ही इस समाज के दबाव में आकर ऐसे फैसले लेते हैं जो समाज के लोगों को खुश करने के लिए होते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत करके उन्हें गलत साबित करते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वह बिल्कुल गलत है। उसने रुचि से कहा कि क्या तुम अब भी मुझे अपना दर्द नहीं बताओगी? इसके बाद रुचि ने उसे अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा कि वह जिस गांव में रहती है वहां पर जाति के नाम पर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को अक्सर परेशान करते रहते हैं और उनके साथ गलत तरह का व्यवहार करते हैं। यह सब वो बचपन से देखती आ रही थी और अब तक उसे सिर्फ इतना समझ आया था कि अगर इस सोच को बदलने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ पढ़ाई ही है। इसीलिए उसने पढ़ लिख कर कुछ बनने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से वो अभी तक अपनी पढ़ाई कर रही थी, जबकि बाकी की उसकी उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी थी। यह बात उसके गांव के उन ऊंचे दर्जे के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए उसके साथ वह सब किया जिससे वो पूरी तरह से बिखर गई। जब उसने उनकी शिकायत करने की बात की तो उसके घर वालों ने उल्टा उसे ही समझाना शुरू कर दिया कि हम उनसे नहीं जीत सकते, इसीलिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। और वह उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिरकार गुनहगार वह लोग हैं तो फिर सजा उसे क्यों। वो हिम्मत करके खुद ही पुलिस के पास गई और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस वाले भी उनसे ही जाकर मिल गए और उल्टा इन लोगों से कहने लगे कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वह इन्हें ही किसी भी झूठे इल्ज़ाम में फंसा देंगे, जिससे उसे बहुत दुख हुआ और उसने फैसला कर लिया कि वो ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी सकती
जिसमें उसकी ही आंखों के सामने जो गुनहगार हैं वह सीना चौड़ा करके चले, उसे नज़र झुकाकर चलना पड़े। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसका घर से निकलना भी बंद करवा दिया था, इसीलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन रुचि ने डॉक्टर से कहा कि आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी तरह से उनके आगे झुकूंगी नहीं, बल्कि उन्हें उनके किए की सज़ा हर हाल में दिलाकर ही रहूंगी। कुछ हफ्तों में रुचि ठीक हो गई और इसके बाद वह वापस अपने घर चली गई। डॉक्टर भी इधर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ साल बीतने के बाद एक दिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपने कैबिन में बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने उस अखबार में कुछ इस तरह की खबर पढ़ी कि कुछ लोग जिन्होंने किसी लड़की के साथ उस तरह का काम किया था, जिसके बाद वह अपने पैसे के दम पर आज तक पुलिस से बचते आए, पर अब उन्हें सजा मिल चुकी है। अभी वो इस खबर को ध्यान से पढ़ ही रही थी कि तभी उसके कैबिन में जो वार्ड बॉय था वह दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मैडम, बाहर बहुत सारी पुलिस आई है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर वो बड़ी हैरान रह गई कि आखिर हॉस्पिटल में पुलिस क्या कर रही है और वह उससे क्यों मिलना चाहते हैं। कुछ देर के लिए वो बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर ना जाने ऐसा क्या हो गया। बाहर निकली तो बाहर काफ़ी सारे पुलिस वालों को खड़ा देखकर वो अभी भी उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी कि तभी उसे सामने से एक लड़की पुलिस की यूनिफॉर्म में आती हुई दिखाई दी, जिसके साथ में उसके कुछ गार्ड्स चल रहे थे। वह लड़की उसे कुछ पहचानी पहचानी सी लग रही थी। वह जैसे ही थोड़ा नज़दीक आई, उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि रुचि ही थी। उसने आते ही उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, दीदी, आपकी वजह से आज मैं वह बन गई जो मेरा बचपन का सपना था। मैं आज एसपी बन चुकी हूँ और मैंने उन लोगों को सज़ा भी दिलवा दी है जिन्होंने मेरे साथ वह सब करके मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की थी। उसकी बात पर उसे अखबार की वह हेडलाइन याद आ गई जो वो अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ रही थी। रुचि की बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रुचि ने उसे मिठाई खिलाई और उसने भी उसे मिठाई खिलाते हुए अपने गले से लगा लिया। रुचि ने कहा, दीदी, मैं एक एनजीओ स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर लड़कियों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दी जाएगी बल्कि उन्हें कुछ ऐसे हुनर भी सिखाए जाएंगे जिनसे वह अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकें और कभी भी कोई जब उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करे तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। मैं चाहती हूं कि आप भी मेरे एनजीओ को ज्वाइन करें। आप ना सिर्फ मेरे लिए प्रेरणा बने बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए भी एक मिसाल बने। उसने रुचि से कहा कि उसे उनके एनजीओ को ज्वाइन करने में बहुत खुशी मिलेगी और उसे उस पर भी बहुत गर्व है कि उसने जो चाहा वह बनकर दिखाया और उन लोगों को उनके किए की सज़ा दिलाई। दोस्तों, यह दुनिया स्त्री और पुरुष दोनों की बराबरी और सहभागिता के साथ ही चल पा रही है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों औरतों को हर जगह कमतर ही समझा जाता है, जबकि देखा जाए तो जीवन को आगे बढ़ाने वाली स्त्री ही होती है, लेकिन फिर भी उसे सबसे कमज़ोर समझा जाता है। हमारे समाज की मानसिकता ही कुछ ऐसी है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए स्त्री को सम्मान देना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ डट कर लड़ें और आत्मनिर्भर बनें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।